Hello everyone and welcome back to our channel. In this video, we will talk about the chapter number 9 of class 12, that is strategies for the enhancement in food production. So without wasting any time, let's proceed with the today's session. So before we start, let us first revise what we have studied in the earlier session. तो पिछले सेशन में हमने बायोफोर्टिफिकेशन के बारे में पढ़ा था. तो क्या होते हैं बायोफोर्टिफिकेशन के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो, यानी बायोफोर्टिफिकेशन के अंदर हम ऐसी जो ब्रीडिंग क्रॉप को ऐसी क्रॉप्स को ब्रीड करवाते हैं जिनके अंदर वाइटामिन्स का, मिनरल्स का या फिर जो प्रोटीन और जो फैट कंटेंट है इनका अमाउंट ज़्यादा हो, ताकि जो हिडन हंगर है उसको हम और ज़्यादा रिड्यूस कर सकें. तो बेसिक 4 इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं. इन चारों ऑब्जेक्टिव्स को एक बार हम लोग देख लेते हैं. जो सबसे पहला है वो है प्रोटीन कंटेंट और उसकी क्वालिटी. दूसरा है ऑयल कंटेंट और उसकी क्वालिटी. तीसरा है विटामिन कंटेंट और चौथा है माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मिनरल कंटेंट. तो ये 4 जो हैं वो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं बायोफोर्टिफिकेशन के. इसके अलावा हमने जब 2000 के अंदर मेज़ जो है उसकी कुछ हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं उनको बनाया, और वो जो हाइब्रिड वैरायटीज़ हमने बनाई उनके अंदर 2 गुना अमाउंट था अमाइनो एसिड का, लाइसीन का, ट्रिप्टोफैन का. किस चीज़ के कंपैरिजन में? जो वैरायटीज़ ऑलरेडी मार्केट के अंदर प्रेजेंट थी मेज़ की, उनके कंपैरिजन में इन सब का अमाउंट जो है था वो डबल कर दिया गया. तो इससे क्या हुआ कि जो प्रोटीन और जो मिनरल कंटेंट की जो रिक्वायरमेंट थी लोगों के अंदर वो थोड़ी सी कम हुई, क्योंकि उससे इन नॉर्मली ब्रीडिंग वाली टेक्निक से ही उनको मिनरल प्रोटीन्स वगैरह की जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो रही थी. इसी का एक और एग्ज़ाम्पल भी है कि जो वीट की एक वैरायटी है जिसका नाम है एटलस 66. इसके अंदर जो प्रोटीन का कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए इसको और भी बहुत सारी जो क्रॉप वगैरह हैं या फिर जो वीट की वैरायटीज़ हैं उनके अंदर इसको यूज़ किया जाता है नए नए हाइब्रिड्स बनाने के लिए. तो इसके अलावा हमने और भी आयरन फोर्टिफाइड राइस वगैरह का भी हमने और ज़्यादा कर लिया है. इसकी अलग अलग वैरायटीज़ को हमने प्रिपेयर कर लिया है. एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है IARI, दैट इज़ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि न्यू दिल्ली में है. और वो ऑलमोस्ट नई नई जो वैरायटीज़ हैं, चाहे वो वीट की हों, क्रॉप की हों, फ्रूट्स की हों, वेजिटेबल्स की हों, उनको प्रोड्यूस करवाता है. स्पेशली वो वैरायटीज़ जिनके अंदर जो विटामिन और जो मिनरल्स हैं उनका कंटेंट ज़्यादा हो. फॉर एग्ज़ाम्पल विटामिन ए से जो रिच कैरेट है उसको उसने रिलीज़ किया है. स्पिनच और पम्पकिन, इन तीनों के अंदर जो विटामिन ए का कंटेंट था वो ज़्यादा रखा गया. इसके अलावा जो बिटर गॉर्ड है या बथुआ है, मस्टर्ड है, टमाटो है, इनके अंदर जो विटामिन सी है उसका कंटेंट ज़्यादा रखा गया. इसके अलावा जो आयरन और जो कैल्शियम है जिसके अंदर स्पिनच और जो बथुआ आता है, इनके अंदर आयरन और कैल्शियम का अमाउंट ज़्यादा रखा गया. और इसके अलावा जो बीन्स हैं या फिर जो गार्डन पी हैं, इनके अंदर जो प्रोटीन का कंटेंट है वो ज़्यादा रखा गया. उसके बाद हमने पढ़ा SCPs के बारे में. तो क्या होती हैं SCPs? SCP स्टैंड फॉर सिंगल सेल प्रोटीन, यानी कि हम जो हमारी नॉर्मल टेक्निक हैं उनका कुछ अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं पॉपुलेशन की जितनी भी जो फूड की डिमांड है उसको पूरा करने के लिए.
और हमें वो जो अल्टरनेटिव है वो किस फॉर्म में मिला, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में मिला। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इन्हीं को हम अल्टरनेटिव सोर्स के जैसे यूज़ करते हैं प्रोटीन वगैरह को लेने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो माइक्रोब्स जैसे कि जो स्पाइरुलिना है वो बहुत इजीली ग्रो हो जाती है वेस्ट प्रोडक्ट के ऊपर ही। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे पोटैटो के प्रोसेसिंग का काम होता है वहाँ पे भी उसका जो वेस्ट वाटर रिलीज़ होता है उस इंडस्ट्री से, वहाँ पे भी ये बहुत इजीली ग्रो कर जाती हैं क्योंकि वो जो वाटर है उसके अंदर स्टार्च का कंटेंट ज़्यादा है। इसके अलावा जो मोलेसेस वगैरह हैं, चाहे एनिमल मैन्योर हो और इवन जो सीवेज है, वहाँ पे भी ये बहुत इजीली और बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रो कर जाती है। और इसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं, मिनरल हैं, फैट हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हैं, इनका अमाउंट ज़्यादा होता है। और इनका एक और भी फ़ायदा है कि ये जितना भी जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है उसको भी रिड्यूस करवाने में मदद करवा रहे हैं क्योंकि ये तो नॉर्मल सीवेज जैसे जगह पे भी ये उग जा रहा है। अब एक और इसके कैलकुलेशन के हिसाब से समझाया हुआ है हमको कि कैसे ये अल्टरनेटिव सोर्स है डिमांड को पूरा करने के लिए। तो एग्ज़ाम्पल ये है कि अगर कोई काव है जिसका वेट है 250 kg और वो 250 किलो की जो काव है वो दिन में अराउंड 200 ग्राम प्रोटीन को प्रोड्यूस करवाती है हर दिन। अगर वहीं हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लें 250 ग्राम के, और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल है मिथाइलोफाइलस और मिथाइलोट्रोपिस। अगर हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 250 ग्राम को लें तो ये उतने ही टाइम यानी कि 24 आवर्स के अंदर ही 25 टन ऑफ प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करवा सकती है। तो हम यहाँ क्लियरली डिफरेंस देख रहे हैं कि जहाँ काव थी 24 आवर्स में सिर्फ 200 ग्राम के प्रोटीन को रिलीज़ करवा रही थी, लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो 24 आवर के अंदर 25 टन जो प्रोटीन है उसको प्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो इसका मतलब ये एज अ बेस्ट अल्टरनेटिव सोर्स का काम कर सकते हैं लोगों के जितने भी फूड की डिमांड है या फिर जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए। अब जो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज़ टिश्यू कल्चर। एज ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक फेल्ड टू कीप पेस with the demand to provide sufficiently fast and efficient system for crop improvement, another technology called tissue culture got developed। तो जैसे हमारी जो नॉर्मल ट्रेडिशनल टेक्निक हैं क्रॉप प्रोडक्शन की, क्या हो रहा है कि एक टाइम के बाद में वो जितनी ग्रोइंग पॉपुलेशन की जो फूड की डिमांड है उसको पूरा करने के लिए कैपेबल इनफ नहीं है। तो इसके लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नई टेक्निक का यूज़ किया गया, एक नई टेक्नोलॉजी आई जिसका नाम रखा गया टिश्यू कल्चर। व्हाट डज टिश्यू कल्चर मीन? तो टिश्यू कल्चर का मतलब क्या होता है? इट वॉज लर्नड बाय साइंटिस्ट ड्यूरिंग 1950s दैट whole plant could be regenerated from the explant, that is, any part of the plant taken out and grown in a test tube under sterile condition in a special nutrient media। तो 1950s के आसपास साइंटिस्ट को इस बात का पता चला कि हम एक पूरे के पूरे प्लांट को दोबारा से रीजनरेट करवा सकते हैं। कहाँ से? किसी भी एक्सप्लांट से। ये एक्सप्लांट क्या होगा? यानी कि कोई भी जो पिछला प्लांट है उसका कोई भी हिस्सा हम वहाँ से लेंगे और उसको स्टेराइल कंडीशन के अंदर हमारी जो टेस्ट ट्यूब हैं उनके अंदर ग्रो करेंगे
और किस चीज़ के ऊपर? स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर। यानी कि एक्सप्लांट वो होता है कि कोई भी वो प्लांट जहाँ से हमने जो टिश्यूज़ वगैरह को एक्सट्रैक्ट किया है नया प्लांट रीजनरेट करवाने के लिए। अगर हम आर्टिफिशियल कंडीशंस में किसी भी प्लांट को रीजनरेट करवाएंगे तो हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? सबसे पहले तो हमें ज़रूरत पड़ेगी किसी भी प्लांट के पार्ट की, यानी किसी टिश्यू की ज़रूरत पड़ेगी। फिर दूसरी ज़रूरत हमें पड़ेगी न्यूट्रिएंट मीडियम की, यानी उस प्लांट को ग्रो होने के लिए न्यूट्रिएंट तो चाहिए, क्योंकि बिना न्यूट्रिएंट के तो वो ग्रो होगा नहीं। तो उसको एक न्यूट्रिएंट मीडियम भी चाहिए जिसके अंदर सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हों जो कि प्लांट को ग्रो करने के लिए ज़रूरी हैं। और तीसरी उसको ज़रूरत है स्टेराइल कंडीशन की। स्टेराइल कंडीशन का मतलब होता है जहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह बिल्कुल भी ग्रो ना करें, जो कि बिल्कुल क्लीन एनवायरनमेंट हो, उसकी ज़रूरत पड़ती है। दिस कैपेसिटी to generate a whole plant from any cell or explant is called totipotency। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टर्म आ रही है, दैट इज़ टोटिपोटेंसी। तो क्या होती है टोटिपोटेंसी? कि किसी भी चीज़ की वो कैपेसिटी जिस चीज़ के थ्रू हम किसी भी सेल से या किसी भी एक्सप्लांट से एक पूरा का पूरा नया जो ऑर्गेनिज्म है उसको रीजनरेट करवा पाए। यानी कि एक सेल से हम पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना लें, ये इस जो कैपेसिटी है इसको हम टोटिपोटेंसी बोलते हैं, यानी टोटल रीजनरेशन की कैपेसिटी। यू विल लर्न हाउ टू अकम्प्लिश दिस इन हायर क्लासेस। तो कैसे हम टोटिपोटेंसी का यूज़ करके कैसे टिश्यू कल्चर की टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं, ये हम और आगे हायर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्ट्रेस हियर दैट द न्यूट्रिएंट मीडियम मस्ट प्रोवाइड अ कार्बन सोर्स सच एज सुक्रोज एंड ऑल्सो द इनऑर्गेनिक सॉल्ट, vitamins, amino acid and growth regulators like auxin, cytokinin, etc. तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि जो हमने बोला कि न्यूट्रिएंट मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी टिश्यू कल्चर के लिए, तो उस न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर एक कार्बन सोर्स का होना बहुत ज़रूरी है। कार्बन सोर्स कोई भी हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल सुक्रोज़ हो सकता है, या फिर इनऑर्गेनिक सॉल्ट, विटामिन्स, अमाइनो एसिड, या फिर जो ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं यानी जिनको हम प्लांट हार्मोन्स भी बोलते हैं, जैसे कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, इनका होना बहुत ज़रूरी है प्लांट के ग्रोथ के लिए। By application of these methods, it is possible to achieve the propagation of a large number of plant in a very short duration। तो ये जो टिश्यू कल्चर है, इस टेक्नोलॉजी का या फिर इस मेथड का यूज़ करके किसी भी प्लांट को प्रोपोगेट करवाना और उससे बहुत नए बहुत अलग अलग तरीके के नंबर के प्लांट को हम थोड़े से टाइम के अंदर ही रीजनरेट करवा सकते हैं। यानी कि बिल्कुल एक थोड़े से अमाउंट से हम बहुत सारे प्लांट को जनरेट करवा सकते हैं टिश्यू कल्चर की मदद से। क्यों हो रहा है ये पॉसिबल? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, टोटिपोटेंसी को लेके आ रहे हैं हम वहाँ, यानी कि हम टोटल रीजनरेशन कैपेसिटी को वहाँ इंड्यूस करवा रहे हैं। ईच ऑफ दीज प्लांट will be genetically identical to the original plant from which they were grown, that is to say they are somoclones। पर ये जो टिश्यू कल्चर से हमने जो नए जो प्लांट बनाए हैं, ये हर एक प्लांट बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा ओरिजिनल प्लांट से। ओरिजिनल प्लांट मतलब कि
एक्सप्लांट, जहाँ से हमने जो टिश्यू है उसको एक्सट्रैक्ट किया है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सोमा क्लोन्स। यानी कि जो बिल्कुल हूबहू कॉपी होंगे अपने पेरेंट्स के, जेनेटिकली सिमिलर होंगे, वहाँ पे जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, सोमा क्लोन्स। मैनी इम्पॉर्टेंट फूड प्लांट लाइक टोमेटो, banana, apple, etc. has been produced on the commercial scale using this method. तो ये जो माइक्रो प्रोपोगेशन वाली जो टेक्निक है, इसका यूज़ करके हमने बहुत सारे ऐसे फूड प्लांट जैसे कि टमाटो, बनाना, एप्पल, इन सब को और कमर्शियल स्केल पे उगाना शुरू कर दिया है। Try to visit a tissue culture laboratory with your teacher to better understand and appreciate the process. और अगर आपके आसपास कहीं को इंस्टीट्यूट हो जहाँ पे ये टिश्यू कल्चर वाली जो प्रैक्टिस है वो होती हो, तो वहाँ जाके आप इसके प्रोसीजर को और भी अच्छे से डिटेल में समझ सकते हैं।